जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम अनुज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे विंड्स की। जैसा कि हमने जियोग्राफी के अंतर्गत 3-4 वीडियो लिए हैं और वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आने वाले एनडीए या सीडीएस या फिर आप यूपीएससी यूपीपीएससी कहीं भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके अंतर्गत हम आज विंड्स को पढ़ेंगे। विंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से क्या वर्क करते हैं, क्या फंक्शन होता है, उसको आज अपन समझेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा विंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि विंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। क्या इंपॉर्टेंट है, आप देख रहे हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एबनॉर्मलिटीज एयर मूव्स, है ना, फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। याद रखिएगा हमेशा हॉरिजॉन्टली जो है आपकी क्या होती है, एयर मूव करती है और एक प्रेशर बेल्ट होती है हाई प्रेशर और एक होता है आपका लो प्रेशर। तो हमेशा जो आपकी विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं और वो भी कैसे मूव करती हैं, हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं। ये बात याद रखिएगा। जब तक ये लो प्रेशर का जोन इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक विंड्स क्या करेंगी, बहती जाएंगी। तो ये एक फिनोमिना है, आपको समझना है। विंड्स एंड एयर करंट जॉइंटली कंप्लीटली साइकिल सच एज हार्डली सेल। तो ये जो विंड्स का सर्कल है, आप देख रहे हैं जो विंड्स का सर्कल है ये हैडले सेल के नाम से जाना जाता है। ये बात याद रखिएगा। द डायरेक्शन ऑफ सरफेस विंड्स इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो आपको ये समझना है कि जो विंड्स की डायरेक्शन है वो कंट्रोल करता है जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है उसकी रोटेशन, और अर्थ का जो मूवमेंट है वो इसको क्या करेगा, डील करेगा। आगे हम देखेंगे तो लिखेगा बिकॉज ऑफ rotation of the earth along with the its axis, the winds are deflected, does not blow right the angle of the isobar। तो आपको ये समझना है कि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से जो विंड्स होती हैं वो डिफ्लेक्ट करती हैं, बट लेकिन वो क्या कर नहीं करते, एंगल को वो क्या नहीं करते, राइट एंगल जो आपका बनता है उसको वो आइसोबार में क्लियर नहीं करते। देखिए ये जो हेडलेस सेल है यहाँ पर देखो बनाया गया है। जो विंड्स का जो चक्कर है, चक्रीय प्रकरण है, इसी को हम लोग हेडलेस सेल के नाम से जानते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए फेरल सेल बन रहा है और ये हेडलेस सेल बन रहा है। यहाँ पे फेरल सेल, फिर पोलर सेल बन रहा है। तो इसको समझने के लिए देखिए ऊपर की तरफ यहाँ वेस्टर्ली विंड्स है, यहाँ वेस्टर्ली विंड्स है। ये आपका सदर्न ईस्ट ट्रेड है और ये आपका नदर्न ईस्ट ट्रेड है। तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स, यहाँ पर पोल के पास में पोलर सेल बनेगी। यहाँ पे देखिए जो ब्लू से बनी है पोलर सेल है, चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो। ठीक है, दोनों तरफ आपकी क्या बनेंगी, पोलर सेल बनेंगी। और पोलर सेल के जस्ट नीचे देख रहे हैं आप फेडरल सेल, है ना। यहाँ पे देखो फेडरल सेल बनी और ऊपर उसके हार्डली सेल बन रही है, यहाँ पे हार्डली। तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री से 23.5 और 0 डिग्री से 23.5 साउथ, इसी के बीच में हेडले सेल का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हेडले सेल का निर्माण कहाँ होता है तो यू कैन एक्सप्लेन इट। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हमने आपको बताई हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे लो प्रेशर से, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्लो करती है, ये हम बात को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए जो आपका एनडीए का पेपर है भाई, सीडीएस का पेपर है, कंफर्म है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। तो ज्योग्राफी में ये चीजें पढ़ के जाना है। देखो यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अलॉन्ग विद द एक्सिस इट्स डिफ्लेक्टेड डज नॉट राइट एंगल आइसोबार, ये मैंने डिस्कस कर दिया था। फिर आगे देखेंगे द फोर्स विच डिफ्लेक्ट्स डायरेक्शन विंड्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। अब यार तुम ये समझो, देखो जो हमारा ये अर्थ है, अर्थ में ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स बहती हैं वो क्लॉकवाइज बहेंगी, ऐसे क्लॉकवाइज। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो विंड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। क्या करती हैं, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मामला समझ में आ गया। कोरियोलिस नाम के एक वैज्ञानिक होते हैं, कोरियोलिस नाम के, इन्होंने एक फोर्स की खोज करी थी जिसे कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने बताया था कि फोर्स जो डिफ्लेक्ट करता है वो विंड्स जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स होती है ना, ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स को ही कोरियोलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड्स कैसे फ्लो करेंगी और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स कैसे फ्लो करेंगी,
ये कोरियोलिस सर ने डिफाइन किया था, इसलिए आप कोरियोलिस को समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं विद द इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी, जब वेलोसिटी विंड की बढ़ती है तो कोरियोलिस फोर्स आल्सो इंक्रीज, तो कोरियोलिस फोर्स हमेशा इंक्रीज करता है। तो एक बात तो समझ में आ गई, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ क्या, विंड्स, तो वेलोसिटी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड्स जो है, ये बात याद रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड्स, ठीक, वेलोसिटी ऑफ विंड्स, जो वेलोसिटी होती है विंड्स की, अगर वो इंक्रीज करेगी तो कंफर्म है कोरियोलिस फोर्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑल विंड्स ऑफ डिफ्लेक्टेड राइट क्लॉकवाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वही बात देखो समझा रहा है, वाइल दे आर डिफ्लेक्टेड लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज सदर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्ट टू द रोटेटिंग ऑफ द अर्थ, ठीक है। सिंस द फिनोमिना वाज फर्स्टली proved by the French scientist Ferrel, so that this law is called Ferrel's law। अब आप समझिएगा, एक बात आपको समझ में आ गई कि ये जो खोज करी है ये फेरल ने करी है, इसलिए इसको फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्या है ये फेरल का नियम, तो फेरल का नियम मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसको समझ लो, ठीक है। देखो जरा, फेरल का नियम आप लोग समझ लो, काफी इंपॉर्टेंट है फेरल का नियम। एक मिनट में फेरल का नियम तुम्हें समझा देता हूं। तो फेरल का नियम क्या कहता है, जैसे अगर हम शॉर्ट में समझें तो फेरल का नियम कहता है कि अगर मान लो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना के आपको समझाता हूँ, ये आपका है अर्थ, अर्थ पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के अबव जाएंगे तो आप जानते हैं ये वाला नॉर्थ पोल है, ये वाला हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये 23.5 है, ये 23.5 है, 23.5 का साउथ है ये, और 23.5 का ये नॉर्थ है, ठीक। अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि भाई कोरियोलिस ने बताया क्या, कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है इसमें जो विंड्स है वो क्लॉकवाइज क्या करती हैं, फ्लो करती हैं, तो इसीलिए ये क्लॉकवाइज हो गया। और इसने कहा कि जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो विंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज वो क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। और इसको जो इस लॉ को जी खोज करी थी, इस इफेक्ट की जो खोज करी थी, उनका नाम था मिस्टर फेरल, इसीलिए इसको फेरल का नियम भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, इसीलिए इसको फेरल का नियम कहते हैं। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि फेरल्स लॉ और कुछ नहीं है, बस हमको ये समझना है कि जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वहां पर विंड्स क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड्स एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती हैं, और इसी को हम जो है कंबाइंड रूप से बोल देते हैं कोरियोलिस फोर्स, ठीक। तो ये और इसी फिनोमिना को हम लोग फेरल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एंड फिगर्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए हिंदी में वही चीज लिखी हुई है कि किस तरीके से पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब क्षैतिज विषमताओं के कारण उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहता है। तो वही पॉइंट आ गया कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ये इफेक्ट कोरियोलिस फोर्स कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनें मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे कोरियोलिस कहते हैं। और ये एक फ्रेंच वैज्ञानिक है फेरल्स, उन्हीं के नाम पे बना है, इसलिए इसको फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे बढ़ जाएं और चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, वही सब इंग्लिश में हिंदी में दिया गया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इस फिगर को, आप एक बार समझें। देखिए ये अर्थ का मूवमेंट है, और ये बेसिकली अर्थ का मूवमेंट है, और ये एक्सिस है इसका, और यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज विंड्स और ये क्लॉकवाइज विंड्स फ्लो कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। तो मोटी मोटी बात समझ लीजिएगा, फेरल्स नियम क्या है, फेरल्स लॉ किसे कहते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कुछ नहीं, आपको बस इतना जानना है कि सदर्न हेमिस्फीयर में और नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें और नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो फ्लो करेंगी क्लॉकवाइज, और नदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स हैं वो फ्लो करेंगी एंटी क्लॉकवाइज, और यही फेरल का नियम है, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यार इतना तैयार कर लोगे ना तो कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम में, अभी देखना यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आपको मिलने वाले हैं। सीडीएस एनडीए का बहुत जो है प्रोमिनेंट एरिया होता है, यहाँ से वो क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड्स।
विंड्स के प्रकार। तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स विंड्स क्लासिफाइड करते हैं हम लोग एज 3 प्रकार से। यहाँ पे विंड्स को हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है। पहला जो होती हैं वो प्लैनेटरी विंड्स होते हैं, और जिन विंड्स को हम लोग प्रिवेलिंग या परमानेंट विंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ विंड्स आर गिवन विच आर कॉल्ड आपके प्रिवेलिंग एंड परमानेंट, जो है आपकी प्लैनेटरी विंड्स होते हैं, और दूसरे सीजनल विंड्स होते हैं जो सीजन में चलते हैं। तीसरे होते हैं लोकल विंड्स। तो आप देखिए ये विंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट और प्लैनेटरी विंड्स के बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पोलर ईस्टर्ली लिखा हुआ है, यहाँ पर पोलर ईस्टर्ली लिखा हुआ है, यहाँ वेस्टर्लीज लिखा है, यहाँ ट्रेड विंड्स लिखा है, यहाँ ट्रेड विंड्स लिखा है, यहाँ वेस्टर्लीज लिखा है। तो आपको ओवरऑल ये समझना है कि 0 डिग्री से अब अगर 23.5 ऊपर जाएंगे, 23.5 नीचे आएंगे, तो इस बीच में जो आपकी विंड्स फ्लो करती हैं मेरे बच्चे, ये बात याद रखिएगा, उन विंड्स को हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो। तो यहाँ पर जो विंड्स आपकी फ्लो करेंगे उनको हम कहेंगे ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने। उसके ऊपर जब हम जाते हैं 23.5 ऊपर और 66.5 नीचे, 66.5 नीचे और 66.5 ऊपर, यानी कि जो 66 डिग्री ऊपर है और 66 डिग्री नीचे है। तो सदर्न और नदर्न दोनों की अगर हम बात करें तो इस बीच में जो विंड्स फ्लो करती हैं, इन विंड्स को वेस्टर्लीज कहते हैं, इन विंड्स को वेस्टर्लीज कहते हैं। और ऊपर वाले में पोलर विंड्स होती हैं जो ईस्टर्लीज हैं, और नीचे भी पोलर ईस्टर्लीज हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स के बारे में पॉइंट्स को समझेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है द विंड्स ब्लोइंग ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर इज कॉल्ड परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स। ऐसे विंड्स जो ब्लो करते हैं, है ना, ब्लोइंग करते हैं किधर, ऑलमोस्ट द सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर, कॉल्ड परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स। तो वो परमानेंट प्लैनेटरी विंड्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि ऐसे विंड्स जो सेम डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, उनको परमानेंट या प्लैनेटरी विंड्स के नाम से जाना जाता है। फिर हम आगे आएंगे, ट्रेड विंड्स की बात करेंगे, वेस्टर्लीज की बात करेंगे, और पोलर विंड्स इंक्लूड अंडर इट। तो इसके अंतर्गत यानी परमानेंट विंड्स के अंतर्गत कौन से विंड्स आते हैं, आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली विंड्स और पोलर विंड्स आर इंक्लूड अंडर इट। यानी कि जो परमानेंट विंड्स है या जिसे हम लोग प्लैनेटरी विंड्स कह रहे हैं, इन विंड्स की अगर हम बात करें तो इनके अंतर्गत ही आती हैं ट्रेड विंड्स प्लस आपका वेस्टर्लीज प्लस आपका पोलर ईस्टर्लीज विंड्स, ये इसी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हम इनका अलग अलग अध्ययन भी करेंगे। देखिए पवन विंड्स, देखिए आपका क्या लिखा है, पवन 3 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रचलित विंड्स और एक होते हैं हमारे पवन मौसमी विंड्स, एक स्थानीय विंड्स होते हैं। प्रचलित पवन विस्तृत क्षेत्र की दिशा में, है ना, वर्ष में चलने वाली, है ना, पवन को प्रचलित विंड्स कहते हैं। और स्थायी जो विंड्स होते हैं वो कटबंध दूसरे कटबंध की ओर नियमित रूप से चला करते हैं, और ये इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं। इनके उदाहरण क्या है, पछुआ, वेस्टर्ली जिसे कहते हैं, और ट्रेड यानी व्यापारिक और ध्रुवी पवनें देखने को मिलती हैं। तो प्रचलित विंड्स या जिसको परमानेंट विंड्स कहते हैं, तो इसमें प्लैनेटरी विंड्स में आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और इसके उदाहरण अगर पूछ ले कि परमानेंट विंड्स के उदाहरण कौन है, तो ट्रेड विंड्स है और वेस्टर्ली विंड्स है और पोलर विंड्स है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रेड विंड्स में। अच्छे से समझ लेना भाई, ये एनडीए सीडीएस का बहुत प्रोमिनेंट एरिया होता है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं जैसे बता दे रहा हूँ ऐसे समझ लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन निकाल पाओगे। इसके एमसीक्यूज भी मैं डलवा दूंगा, उनको भी आप देख लेना। ठीक है, एग्जाम से पहले। ट्रेड विंड्स की बात करें, क्लास याद रखना, ट्रेड विंड्स, दीज आर द परमानेंट विंड्स, ये परमानेंट विंड्स होते हैं, ब्लो करते हैं बोथ हेमिस्फीयर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब बात तुमको समझ में आनी चाहिए कि भैया सब ट्रॉपिकल बेल्ट कौन है, ये कौन आपका हाई प्रेशर बेल्ट है, कौन इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है। तो जैसे आप बस आपको यहाँ पे चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये 0 डिग्री है जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, मान लो 23.5 ऊपर है, 23.5 नीचे है। सब ट्रॉपिकल जोन क्या कहलाता है,
ठीक है, यहाँ से 45 डिग्री के आसपास ये सब ट्रॉपिकल जोन होगा। ऐसे यहाँ पे भी आओ, सब ट्रॉपिकल जोन होगा। और इक्वेटोरियल लो यानी इक्वेटर के 10 डिग्री नीचे 10 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे के आसपास का जो रीजन होगा वो लो इक्वेटोरियल रीजन होगा। तो ये बात आपने समझनी है, अच्छे से समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं, चीजों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर दिया कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब है ना, और कटिबंधों की ओर दोनों ओर गोलार्धों में निरंतर है ना वर्ष भर क्या करते हैं ये विंड्स, ट्रेड विंड्स क्या करते हैं, बहते हैं। तो हमने 30 डिग्री बता दिया। तो ओवरऑल आपको ये समझना है कि सब ट्रॉपिकल जोन कहाँ से चालू होगा, जो 30 डिग्री के अबव। आप देखो यहाँ पे दे आर ब्लोइंग परमानेंट बोथ द हेमिस्फीयर ऑफ द हाई प्रेशर बेल्ट इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और हाई प्रेशर बेल्ट दोनों में फ्लो करेंगे, और इनका जो एरिया आप देख रहे हैं लगभग 30 डिग्री के आसपास नॉर्दर्न और सदर्न दोनों अक्षांशों में ये जो है फ्लो करेंगी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखो, these winds have both easterly direction and northern hemisphere, while they have south easterly direction and southern hemisphere near the equator. These winds are converse and rise, causing conventional है ना रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन। जो परंपरागत बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन में, उसको करवाने के लिए या उसको डन कराने के लिए जो विंड्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं वे आती हैं ट्रेड विंड्स। तो याद रखिएगा, दीज विंड्स हैव नॉर्दर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, while they have the southern easterly direction southern hemisphere and near the equator these winds जो आपकी क्या करती हैं, कवर करती हैं। यह बात आप याद रखें। The winds in the eastern margin ocean ड्रायर है ना, जो ओशन मार्जिन में विंड्स ब्लो करती हैं वो ड्रायर होती हैं। दोज द वेस्टर्न मार्जिन द ओशन विंड्स फैक्ट टू द फॉर्मर कम्स कॉन्टैक्ट है ना विद द कोल्ड करेंट्स। और जब ये ड्राई विंड्स कोल्ड करंट की चपेट में आती हैं या उससे मिलती हैं, तो आगे क्या लिखा है, द ट्रेड विंड्स मोर रेगुलर कांस्टेंट एंड जो नो कॉन्टिनेंट्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो याद रखिएगा, जो ट्रेड विंड्स हैं वो मोस्टली ब्लो करती हैं, रेगुलरली ब्लो करती हैं, कांस्टेंट रूप से ब्लो करती हैं ड्यूरिंग द सीजन ऑफ विंटर। तो विंटर की सीजन में ये ब्लो करती हैं ट्रेड विंड्स। ये बात आप याद रखिएगा, वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं, सॉरी जो ट्रेड विंड्स होती हैं। द जोन ट्रेड विंड्स इज कॉल्ड हैडली सेल, हैडली सेल के नाम से जाना जाता है। बेसिस ऑफ द कन्वेक्टिव मॉडल प्रिपेयर्ड बाय द हैडली एंटायर ऑफ द अर्थ। तो हैडली सर ने ये जो है ट्रेड विंड्स का पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में जो ट्रेड विंड्स दिखाई दे रही है ये वाली, इनको जो मेंशन किया है वो हैडली ने किया है, इसलिए इनको हैडली सेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे हैडली सेल कहाँ बन रही है, ये हैडली सेल बन रही है। और आप देख रहे हैं 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में ही ये हैडली सेल बनेगी, और ये हैडली सेल कुछ इस तरीके से बनती है, ये वाली सेल बन जाती है इस तरीके से, इसलिए इसको हम लोग सेल कहते हैं, हैडली सेल। यहाँ पे देखिए कूल एयर है और यहाँ पे भी 30 डिग्री के आसपास है ना। तो आपको ये चीज समझनी है कि ये कितने अल्टीट्यूड पे बन रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले मोटा मोटा कि ट्रेड विंड्स कहाँ फ्लो करती हैं, तो ट्रेड विंड्स फ्लो करती हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ये विंड्स 30 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर हो, ये बात आपको याद रखनी है। और हैडली सेल का निर्माण किस तरीके से हो रहा है, इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं हम लोग 30 डिग्री के आसपास, यहाँ पर हैडली सेल इस तरीके से बन रही है ना। तो हैडली सेल को आप अच्छे से तैयार रखें, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर हो। वार्म एयर कहाँ पे देखने को मिलेगी, एयर और कोल्ड एयर कहाँ देखने को मिलेगी, ये बात समझ में आ गया। तो वार्म आप जानते हो इक्वेटर के आसपास, और पोल ये जो 0 ऊपर जाएंगे 30 डिग्री के आसपास, तो वहां पे कोल्ड एयर ड्राई एयर होने का आसार होता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम वेस्टर्ली विंड्स को समझने वाले हैं। तो हमने ट्रेड विंड्स को देख लिया, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेस्टर्ली विंड्स। ठीक है, तो थोड़ा वेस्टर्ली विंड्स को हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिएगा, वाटर ले लें।
वही वेस्टर्ली विंड्स में हम लोग आ गए और वेस्टर्ली विंड्स को हम लोग समझेंगे। देखो वेस्टर्ली विंड समझने के बाद हम लोग वेस्टर्ली विंड समझेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे पोलर विंड्स। पोलर विंड समझने के बाद हम लोग सीधा आपको कुछ फिगर आउट करेंगे, चीज़ों को फिगर आउट करके फिर हम सीधा लोकल विंड्स में चले जाएंगे। तो आज हम लोग खत्म करेंगे किसको, लोकल विंड्स नहीं, आज हम खत्म करेंगे ओनली जो परमानेंट विंड्स है ना, उनको हम लोग खत्म करेंगे। तो यहाँ पर आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, हम आपको सारी चीजें समझा पा रहे होंगे। वेस्टर्ली विंड्स की अगर बात करें, दीज आर द परमानेंट विंड्स ब्लोइंग सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट कहाँ से कहाँ तक पड़ेगी, 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, चाहे वो नदन का हो चाहे वो सदन का हो। भैया बात याद रखना, सब ट्रॉपिकल बेल्ट समझ में आ गई होगी। अगर आपको बेल्ट नहीं समझ में आ रही तो आप इस वाले फिगर को देख लो, यहाँ पे आपको बेल्ट समझ में आ जाएगी। देखो ये ICTZ है ना, 0 डिग्री। अब देख रहे हैं ये हॉर्स लैटिट्यूड है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हॉर्स लैटिट्यूड साउथ का है। वेस्टर्ली विंड देखो यहाँ पर फ्लो कर रही है और ये 23.5 से ऊपर यानी 45 के ऊपर इधर आपका पड़ेगा, 45 से 65 के बीच में ये वाला पड़ेगा पोलर के नीचे। देखिए 66 यहाँ पर है, तो यहाँ पर वेस्टर्ली विंड्स फ्लो कर रही हैं, देख रहे हैं वेस्टर्ली विंड्स फ्लो कर रही हैं। ठीक, पोलर आपके ऊपर होंगे, इसके नीचे हॉर्स लैटिट्यूड में ही कोई विंड्स नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ट्रेड विंड्स कहाँ मिलेंगी, ट्रेड विंड्स यहाँ पर मिलेंगी। देखो आपको मैंने बताया था ट्रेड विंड्स का एरिया ये है 30 डिग्री तक, 0 डिग्री से 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, और यहीं पर हार्डली सेल आपकी बन रही है, हार्डली सेल बन रही है, हार्डली सेल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं। आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो भाई, क्वेश्चन मुफ्त क्या होते हैं और ये क्वेश्चन कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर आपको भरोसा ना हो आप जाकर के प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्ली सदर्न साउथ टू वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब आप यहाँ पर देखो, जनरल डायरेक्शन वेस्टर्लीज इज सदर्न साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। जो जनरल आपकी डायरेक्शन होती है वेस्टर्ली विंड्स की, पश्चिमी पछुआ पवनों की, उनकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, हेमस्फेयर, एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट इन दी सदर्न हेमस्फेयर। यानी कि नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इन दी सदर्न हेमस्फेयर में देखने को मिलती है। तो दीज विंड्स आर बेस्ट डेवलप्ड, ये डेवलप करती हैं 40 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में। यार तुम लोग ना एक काम कर लेना, इनका बस डिग्री याद रखोगे क्वेश्चन निकाल पाओगे, और क्वेश्चन सब कॉन्सेप्चुअल आते हैं भाई, सीधे सीधे नहीं आएंगे, ये बात याद रखना। In this zone, the southern hemisphere, because lack of the masses and the dominance of the ocean and their velocity high, that they called roaring forties कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, चूंकि यहाँ पर लैकनेस होती है मास की, डोमिनेंस ऑफ द ओशन, देयर वेलोसिटी इज सो हाई, इनकी वेलोसिटी बहुत तेज होती है, और जब वेलोसिटी तेज होती है तो इनको एक पर्टिकुलरली नाम दिया जाता है, चिल्लाती या चिल्लाती चालीसा, हिंदी में शायद ऐसे ही कुछ कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा होगा अभी, हाँ, गरजती चालीसा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गरजता चालीसा, प्रचंड 50, चीखता 60। तो जहां जिस डिग्री पर, अब देखो यहाँ पे फ्यूरियस 50s लिखा हुआ है और श्रिंकिंग 60s लिखा हुआ है। तो यार आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 कहाँ के अक्षांशों की विशेषता है, तो तुमको आंसर क्या देना है, तुमको आंसर देना है कि सर हमने पढ़ा था कि जो वेस्टर्ली विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं 45 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में, और इसी बीच में एक तो 40 से लेकर के 65 के बीच में, तो 40 डिग्री पे जो बहुत तेजी से ब्लो करती है विंड्स, उसका नाम है गरजता चालीसा। और जो उसके ऊपर हम जाएंगे तो 50 डिग्री पे आएंगे तो प्रचंड जो है 50 कहेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो श्रिंकिंग 60 यानी कि आपकी चीखती हुई 60 के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए वेस्टर्ली विंड्स के ही पर्टिकुलरली नाम है, चाहे वो जो है चीखती 40 हो, गरजती 40 हो, और प्रचंड 50 हो, और या फिर आपका चीखता 60 हो, चाहे वो फ्यूरियस 50s हो, और चाहे वो रोरिंग 40s हो, चाहे वो श्रिंकिंग
आपकी 60s हो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये यार देखो यार, तुम्हारे एनडीए में सीडीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बताओ कि श्रिंकिंग 40s क्या है, श्रिंकिंग 60s क्या है, फ्यूरियस 50s क्या है, रोरिंग जो है आपका 40s क्या है। तो आपको आई होप ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए, वहाँ पे हम आपको ये पीडीएफ भी भेज देंगे, तो आपको लिखने की भी बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना अगर हम आपसे कहेंगे 15-12 दिन 10 दिन जो भी आपके बचे हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर लो यार, आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, ये बात याद रखना। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अगली विंड्स हमारी है पोलर विंड्स। तो पोलर विंड्स को अच्छे से समझ लें। अब देखो पोलर विंड्स 66 के ऊपर मिलेंगी आपको। ये आपको ये कंफर्म करना है कि सर ने हमें बताया है कि भैया जो 66.5 है ना, इसके अबव जो विंड्स आपको देखने को मिलेंगी, इन्हीं को 66.5 के आसपास के रीजन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, पोलर विंड्स कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखना, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन बोथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड पोलर विंड्स। तो दोनों जो हमारे पोल होते हैं, चाहे वो नदर्न पोल हो चाहे सदर्न पोल हो, दोनों में ये फ्लो ब्लो करते हैं। और ये विंड्स कैसे होते हैं, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में, और बोथ एटमॉस्फेयर आर दी कॉल्ड पोलर विंड्स। ठीक, आगे आपका लिखा है दीज विंड्स आर नदर्न ईस्टर्ली इन दिस नॉर्थ हेमिस्फीयर and south easterly in southern hemisphere due to very low temperature, humidity bearing capacity of the polar winds is very low। तो यार ह्यूमिडिटी को बहुत कम ये ले जाने में सक्षम होते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है आर्द्रता को कैपेसिटी उनकी कम होती है ले जाने की। तो वही कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध की दिशा में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ये आपके ब्लो करते हैं, और आप यहाँ पर चीज़ों को देख पा रहे हैं। फिर आप देखिए when these winds meet the westerly in the subpolar region and polar front are the developed and temperate cyclone are generated। तो ये बात आप याद रखिएगा कि ये winds क्या करते हैं, पोलर फ्रंट्स को डेवलप करते हैं और साइक्लोन को जनरेट करने का काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपको ये देखना है सब पोलर रीजन के अबव जो हम जाएंगे तो पोलर फ्रंट्स आपके क्रिएट होते हैं। तो ये हो गए हमारे कौन से, पोलर विंड्स। और यहाँ पर आपको सारे विंड्स के लोकेशन देख लेना है अच्छे से, कहाँ पर लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर है, कैसे क्या आपका वर्क हो रहा है, ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका होने वाला है जिसको हम लोग कहेंगे, अच्छा आप ये देखिए कि जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, चाहे वो हम पहाड़ों के ऊपर जाएंगे, तो आपको टेम्परेचर धीरे धीरे कम देखने को मिलेगा, और अब एरिया में तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो तो आपको समझ में आता है। अब लोकल विंड्स अगले दिन हमारा टॉपिक होगा, जिसमें हम लोकल विंड्स पढ़ेंगे, लोकल विंड्स को अच्छे से समझेंगे। लोकल विंड्स अच्छे समझ लीजिए, लोकल विंड्स का पूरा होल टॉपिक हम आपको देंगे, है ना। भारत तक की जो भी विंड्स हैं जो ब्लो करती हैं उनको देखेंगे, जोंडा वगैरह, ये सब विंड्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शाम को उसको मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ से कंफर्म है तुम्हारे एग्जाम में अगर 3-4 क्वेश्चन ना मिले तो आप हमें बताना, सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लोकल विंड्स का। और इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, हमने विंड्स पढ़ानी है, अगला टॉपिक लोकल विंड्स लेना है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक था आपका किससे, ये था आपका जो परमानेंट विंड्स होते हैं, जो प्लेनेटरी विंड्स होते हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके एमसीक्यूज भी मैं आपको दूंगा जो कि एनडीए सीडीएस में पूछे गए हैं।